नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चंस। इसके पहले मैंने आपको हिस्ट्री के भी 100 क्वेश्चंस करा दिए थे और मैंने बताया था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपने अगर हिस्ट्री का नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग भूगोल से देखेंगे और इसके बाद हम लोग पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए शुरुआत करते हैं भूगोल टॉप 100 क्वेश्चंस की। भूगोल महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर एनालिसिस भी करूँगा, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए, नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है और आंध्र प्रदेश के नलगोंडा ज़िले में। ये बांध कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है नलगोंडा, उसी ज़िले में कृष्णा नदी के तट पर, या हम कहें कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 1955 में। 1955 में शुरू हुआ था और 12 वर्ष लग गए, यानी कि 1967 में ये बनकर तैयार हो गया। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? 1953 में। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। 1953 में कब की गई? 29 मई को। 29 मई 1953 को की गई। और किसने चढ़ाई की? तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेनजिंग नोर्गे शेरपा, इन्होंने की थी। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर है आपका तीसरा प्रश्न है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? भरतपुर में एक पक्षी अभयारण्य या फिर आप राष्ट्रीय उद्यान कह लीजिए स्थित है, उसका नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, भरतपुर है कहाँ? तो ये भरतपुर एक ज़िला है राजस्थान का। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर ज़िले में है राजस्थान के, और यहाँ पर तमाम तरह के दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं जो लगभग खो जाने के या विलुप्त हो जाने के कगार पर हैं, वो पक्षी यहाँ पर रखे गए हैं। फिर है चौथा क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? ये पिछले वर्ष पेट एग्ज़ाम में पूछा गया था। अभी तक जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं भूगोल के, ये सब पेट एग्ज़ाम 2021 में पूछे जा चुके हैं। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, ऑप्शन है दल्ली राजहरा। दिल्ली नहीं है, ओके, ये दिल्ली नहीं है, ये मत सोचना गलत लिखा, दल्ली राजहरा। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है इकोनॉमिक में कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऐसा भी क्वेश्चन आया है। तो याद रखिए, रूस के सहयोग से, या फिर सोवियत संघ। अगर बोलता है पूर्व सोवियत संघ तो भी ऑप्शन सही होगा, अगर बोलता है रूस तो भी ऑप्शन सही होगा, ये भी याद रखिए। फिर है 5 नंबर का प्रश्न, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं? कौन कौन से ग्रह सूर्य के सबसे निकट हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बुध एवं शुक्र। देखिए, सबसे निकट अगर पूछे तो बुध, उसके बाद शुक्र, बुध शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है। दूरी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये टोटल 8 ग्रह आपके हैं। क्रम याद रखिए, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि
अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हो गए। और सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछ ले तो वहाँ पर बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र। ये सब याद रखिए आप लोग, चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? ये डोडा बेटा चोटी है, तो ये स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। तो नीलगिरी पहाड़ी किन किन राज्यों में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर के आसपास है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। ये जो डोडा बेट्टा चोटी है नीलगिरी पहाड़ी पर, यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। जबकि अगर पूछे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी, एक नाम आता है अनाईमुड़ी, जो केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी पहली है, केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित है। एनालिसिस में मैं थोड़ा ज़्यादा बताता हूँ आपको। फिर यहाँ पर है 8 नंबर का प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश से सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेशों में ही सबसे बड़ा कौन सा है, तो दिल्ली हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा आपका दिल्ली। फिर यहाँ पर देखिए 9 नंबर का प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न है, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल ना हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन बी, काला दिखाई देगा। ये क्वेश्चन बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रखिए। फिर यहाँ पर है 10 नंबर का प्रश्न, नदी डॉल्फिन के संबंध में, जो डॉल्फिन होती है उसके संबंध में विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। ये सही है। स्थानीय नाम सुइस है, ये भी सही है। यह एक अंध प्रजाति है, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं डॉल्फिन के बारे में। डी देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? किस नदी का उद्गम अरावली के पहाड़ी में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए चिनाब नदी, इसका उद्गम स्थान नहीं है। बाकी सब यहाँ पर सही है। साहिबी नदी, बेड़च नदी, दोहन नदी, इन सभी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में ही है, लेकिन चिनाब नदी का उद्गम यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, साहिबी नदी, बेड़च नदी, दोहन नदी, ये तो निकलती ही हैं अरावली से। कुछ मुख्य नदियाँ भी हैं, जैसे माही नदी, लूनी नदी, ये भी अरावली पर्वत से ही निकलती है। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में है। जबकि ये जो चेनाब नदी है, ये तो हिमालय से निकलती है। आप कह सकते हैं चंद्र और भागा, 2 नदियों के मिलने से चिनाब बनता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 12 नंबर का प्रश्न है, ताज़े पानी के जल निकाय को अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो ताज़ा पानी पृथ्वी पर पाया जाता है, ताज़ा पानी का मतलब है पिए जाने वाला पानी, जिसको हम पी सकते हैं, तो सबसे अधिक किस में है, फिर उससे कम किस में है, उससे कम किस में है, इस क्रम में आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आइस कैप भौमजल नदी में समझाता हूँ प्रश्न क्या है और कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए, पृथ्वी पर जितना भी पानी पाया जाता है उसका 97.2% महासागरों में स्थित है। जितना भी पाया जाता है उसका 97.2%, 97.2% महासागरों में स्थित है, जो पीने लायक नहीं है। बहुत ही लवड़ीय है, लवड़ बहुत ज़्यादा उसमें है, पीने लायक नहीं है। बचता है 2.8% पानी, ये शुद्ध पानी है, इसको हम ताज़ा पानी कह सकते हैं। 2.8% जो पीने लायक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो 2.8% है, इसमें से सबसे ज़्यादा आइस कैप के रूप में मिलता है, यानी कि हिमानी के रूप में मिलता है, हिमनद के रूप में मिलता है। फिर भौम जल,
भौमजल मतलब जो हम नल से निकालते हैं, और लास्ट में नदी यानी नदियों में जो पानी है ये भी पीने लायक होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। सबसे ज़्यादा आइस कैप, फिर उससे कम भौमजल, उससे कम नदियों में। तीसरे नंबर का प्रश्न है, नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ फसलों में आते हैं। आपको बताना है कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब खरीफ की फसलें हैं। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, ये सब रबी की फसलें हैं। अगर हम बात करें खरीफ की फसलों की तो ये कब बोई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु में, जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इतना आप जान लीजिए बस। 14 नंबर का प्रश्न है, भारत में कौन सा समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा मरीना तट। मरीना तट जो है ये सबसे लंबा तट है भारत में। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर बात करें कि ये मरीना तट है कहाँ, तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में स्थित है। फिर यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है, मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है और मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। मानसरोवर झील जो है उसके निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, सांगपो कहते हैं। और अगर हम बात करें बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो इसको जमुना बोलते हैं, जमुना। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। बस। 16 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ओके, यानी कि पृथ्वी लट्टू की तरह एक बार घूम जाती है इतने समय में, ऐसे अपने अक्ष पर ही घूम जाती है। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए उत्तरी और पूर्वी क्यों लिखा है। मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, या चलिए मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं 2 तरीके से। एक तो ये हो गया, तो अगर हम उत्तर दक्षिण में बांटेंगे तो हमारी पृथ्वी कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। लेकिन अगर हम मान लीजिए पृथ्वी को इस तरह से बांट दें तो हमारी पृथ्वी यहाँ पर रहेगी, यानी कि इस तरह देखेंगे तो पूरब में, और अगर इस तरह देखेंगे तो उत्तर में, यानी उत्तर पूरब में है। तो ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन सा भिन्न है। आपको इन चारों में से भिन्न ढूंढना है, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए लाल सागर है जबकि और सारे महासागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, जबकि ये एक सागर है, तो ये भिन्न है। फिर है वायुमंडल की वह परत जिसमें विद्युत चालकता पाई जाती है। 19 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल की वह परत जिसमें विद्युत चालकता पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन सी आयन मंडल। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले पाया जाता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल सबसे पहले, उसके ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल पाया जाता है और सबसे ऊपर बहिर्मंडल पाया जाता है। तो जितनी आंधी तूफान वाली क्रियाएं होती हैं, वर्षा, ओला, आंधी तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। जबकि हमारा जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज़, ये कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में। और आयन मंडल में क्या होता है, विद्युत चालकता पाई जाती है। ये सब यहाँ पर जो रेडियो से किरणें जाती हैं वो भी यहीं से वापस होकर हमारी पृथ्वी पर आती हैं। फिर है 20 नंबर का प्रश्न, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं। मन्नार की खाड़ी, पाक स्टेट। तो ये दोनों के द्वारा अलग होता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, यानी मन्नार की खाड़ी द्वारा भी अलग होते हैं, पाक स्टेट या जिसे हम पाक जल संधि बोलते हैं, दोनों के द्वारा अलग होते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी नदी। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं,
या फिर इसको आप कह सकते हैं बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को ही कहते हैं। फिर यहाँ पर है 22 नंबर का प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। नागार्जुन ये तो शायद मैंने करा दिया है, कृष्णा नदी पर बना है, ये मैंने करा दिया है। फिर यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारतीय राज्य सीमा में तो यहाँ पर है कंचनजंगा, ऑप्शन बी सही होगा। अब यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे सर K2 क्यों नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पर एक उसने शब्द दे दिया है भारतीय राज्य सीमा में स्थित, तो इसलिए हम कंचनजंगा लगाएंगे। K2 जो है ये POK में है, POK, और POK कहाँ है? पाकिस्तान अपने कब्ज़े में किए हुए है, लेकिन है तो भारत का ही हिस्सा, तो किसी दिन ले लेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी कंचनजंगा ही है भारत में स्थित। 24 नंबर का प्रश्न, निम्न को नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित करें। इसमें मंडल के नाम दिए हुए हैं, वायुमंडल के जितने भी मंडल हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ऊपर से नीचे सबसे पहले कौन आएगा, क्रम में आपको सजाना है। तो सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद आएगा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल। तो देखिए ऐसा कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। ताप मंडल को हम लोग आयन मंडल भी कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं। और इसके बाद में आता है बहिर्मंडल, तो वो तो नहीं दिया है किसी में, तो कोई बात नहीं, जितना है उतना सही है, ऑप्शन बी सही होगा। फिर यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी सही होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। फिर यहाँ पर है 26 नंबर का प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? किस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है, या फिर हम कहें सबसे ज़्यादा जल धारण कर सकती है? तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी ये गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ऑप्शन सी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए 27 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? तो पश्चिम दिशा में यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है और ये एस्चुरी बनाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में कौन कौन बहती है? नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती, ये जितनी भी नदियाँ मैंने बताया है ये सब बहती हैं पश्चिम दिशा में, और ये जाके अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? तो ऑप्शन ए इसका देखिए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सही होगा। फिर यहाँ पर 29 नंबर का प्रश्न है, मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पहले मेघालय असम का हिस्सा हुआ करता था, ऑप्शन डी असम, मेघालय असम का हिस्सा था। 30 नंबर का प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघालय में। मेघालय जो असम से अलग हुआ था कब? 1972 में अलग हुआ था असम से। तो ये गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं इसे ही एक प्रकार से अलग कर दिया गया था असम से, और एक नया राज्य बना दिया गया था जिसको मेघालय कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी समझ लीजिए, मेघालय राज्य की जो खासी पर्वत श्रेणी है, ये खासी, यहीं पर एक मासिन राम स्थान है, गांव का नाम है मासिन राम, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कहाँ पर होती है? मेघालय राज्य में। स्थान का नाम पूछ ले, मासिन राम। मासिन राम किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? खासी। फिर है, टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी। और मैंने बताया था इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये मैंने बता ही दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को? तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, या फिर चूँकि इसमें पोटास की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है इसलिए इसमें कपास की पैदावार ज़्यादा होती है,
अतः इसे काली मिट्टी भी हम लोग कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। सभी नामों से आप इसे बुला सकते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हरिके बांध। हरिके बांध, आप समझ लीजिए हरिके बांध क्या है, समझ लीजिए। देखिए, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। कहाँ बहती है? राजस्थान में। राजस्थान में दो नदियाँ एक प्रकार से आप कह सकते हैं सतलज और ब्यास, एक तरफ से सतलज एक तरफ से ब्यास नदियाँ मिलती हैं। जहाँ पर इनका संगम होता है वहीं पर हरिके बांध का निर्माण किया गया है और यहीं से एक नहर निकाल दी गई है जिसको हम लोग इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। ये राजस्थान में बहती है और वहाँ का जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर सिंचाई उपलब्ध कराती है। फिर यहाँ पर है 34 नंबर का प्रश्न, कौन सा शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र? तो यहाँ पर इंडिया शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इंडिया का अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। 35 नंबर का प्रश्न है, हिमालय का दक्षिणतम भाग? तो शिवालिक रेंज। शिवालिक जो है ये हिमालय का नवीनतम पार्ट है, आप कह सकते हैं, सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ और ये दक्षिणतम पार्ट है, नवीनतम पार्ट है, कुछ भी आप इसको कह लीजिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 36 नंबर का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? देखिए, पहली राजधानी सभी लोग जानते हैं शिमला, लेकिन दूसरी राजधानी इसकी है धर्मशाला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहली और दूसरी का मतलब क्या है। देखिए, बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी तो वो धर्मशाला है, इसको बोलते हैं शीतकालीन राजधानी। लेकिन जो शिमला है प्रथम राजधानी वो है ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए, जापान की सहायता से निर्मित पैठड़ जायकवाड़ी, जिसको हम पैठड़ जल विद्युत परियोजना या जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना कहते हैं, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना है गोदावरी नदी पर। और गोदावरी नदी को मैंने आपको बताया था वृद्ध गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की भी गंगा कहते हैं, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। तो ये बात आप याद रखिए। और ये जो बांध बना है ये 10 किलोमीटर लंबा है। फिर यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न है, उपजाऊ गंगा मैदान किस समृद्ध मिट्टी से बना है? तो कछारी मिट्टी से बना है। गंगा का मैदान कछारी मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी को हम लोग कांप मिट्टी भी कहते हैं या फिर जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। चाहे जलोढ़ कहिए, चाहे कछारी कहिए, चाहे कांप मिट्टी कहिए। फिर है अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो ये आम की एक किस्म है। अल्फांसो क्या है? आम की एक किस्म है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में स्थित है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन। 41 नंबर का प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोकटक झील। ये पूर्वोत्तर भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और पूर्वोत्तर के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में। ऑप्शन ए सही होगा, लोकटक झील मणिपुर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर ये देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? 42 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, ज्वार भाटा ऊर्जा का स्रोत, परमाणु नाभिक ऊर्जा का स्रोत, पृथ्वी का आंतरिक भाग ऊर्जा का स्रोत है, ये तीनों हैं। लेकिन सिंचित भूमि ये कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ओके, सिंचित भूमि से हम कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त करते, जबकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, परमाणु नाभिक से तो प्राप्त ही करते हैं, ज्वार भाटा से भी प्राप्त करते हैं। तो ये तीनों हैं, लेकिन सिंचित भूमि नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, सरस्वती नदी। ये इस समय मतलब इसकी खोज हुई है कि कहीं ये दिखी है, लेकिन ये सूख जाती है, इसका नामो निशान इसमें है नहीं। हालांकि इसकी खोज हो रही है, इस पर रिसर्च हो रहा है। कई लोग बता रहे हैं जो घग्घर नदी बहती है वही सरस्वती नदी का रूप है। अब देखिए क्या होता है, बट ये मान के चलिए कि ये पहले बहती थी, लेकिन अब ये सूख चुकी है, इसका कोई नामो निशान अब नहीं रह गया है। फिर है, किस राज्य की सीमा, यहाँ पर है 44 नंबर का प्रश्न, किस राज्य की सीमा
तेलंगाना से नहीं मिलती है तो गुजरात की नहीं मिलती। आप सोचिए गुजरात कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो बहुत अलग है गुजरात। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 45 नंबर का प्रश्न है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पूर्वांचल कहा जाता है, पूर्वांचल पूर्वांचल। फिर यहाँ पर है 40 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन एक बागानी फसल है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चाय एक बागानी फसल है। चाय हो गया, कहवा हो गया, नारियल, रबड़, इलायची, ये सब बागवानी फसल हैं, या बागानी या फिर बागवानी कहिए। चाय, कहवा, इलायची, रबड़, नारियल, ये सब बागानी फसलें हैं। बाकी ये जो तीनों हैं, चावल, गेहूँ, मूंगफली, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न खाने वाली फसलें हैं। फिर यहाँ पर है ज्वार, बाजरा और रागी कैसी फसलें हैं? ज्वार, बाजरा और रागी कैसी फसलें हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ये मोटे अनाज हैं। राजस्थान में ज़्यादा ये सब पैदा होते हैं, जहाँ पर थोड़ी सी भूमि शुष्क होती वहाँ पर ऐसे अनाज पैदा होते हैं, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी। 48 नंबर का प्रश्न, संघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मणिपुर। संघाई हिरण मणिपुर का राजकीय पशु है। 49 नंबर का प्रश्न है, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? तो मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, और इसके ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वहीं पर भारत स्थित है। लगभग 8 डिग्री 4 मिनट हम उसको बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर है 50 नंबर का प्रश्न, सिग्मो क्या है? तो ये गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिग्मो क्या है? गोवा का वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। फिर ये क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहती हैं? तो ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, जो कि अपना जल यहाँ पर आप कह सकते हैं अरब सागर में गिराती हैं। महाराष्ट्र बार बार आ रहा है। तो ये नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, माही, ये जितनी भी नदियां हैं ये सब पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। फिर है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो 2.4%। अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो उसमें भारत का हिस्सा कितना है? मात्र 2.4%। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, तो भारत कहीं स्थित है छोटे से पार्ट पर, ऐसे मान लीजिए इतने पर स्थित है भारत। अगर हम बात करें कितनी जनसंख्या रहती है पूरे विश्व का, तो 17.5% जनसंख्या हमारे देश में रहती है, जबकि ज़मीन कितनी है? 2.4%। फिर यहाँ पर है 53 नंबर का प्रश्न, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है सफ़ेद रेगिस्तान। ऑप्शन ए सही होगा, गुजरात। अब देखिए यहाँ पर सफ़ेद रेगिस्तान है क्या? वास्तव में जो गुजरात में आप लोग जानते हैं कच्छ की खाड़ी या फिर कच्छ का रण जो है इलाका, कच्छ का रण, उसी को हम लोग सफ़ेद रेगिस्तान या फिर सफ़ेद डेजर्ट, सॉल्ट डेजर्ट बोलते हैं। तो ये थार मरुस्थल का ही हिस्सा है जो कि गुजरात में फैल गया है, इसलिए हम इसको सफ़ेद रेगिस्तान भी बोलते हैं। तो जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण, वही भी सफ़ेद रेगिस्तान कहलाता है। 54 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंप क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रायपुर। अब देखिए जितने भी मध्य भारत के क्षेत्र हैं वो सब भूकंप रहित क्षेत्र आप कह सकते हैं, चाहे मध्य प्रदेश का कोई इलाका हो, चाहे रायपुर यानी छत्तीसगढ़ का इलाका हो। अब ये रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो ये सब भूकंप मतलब बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है। फिर यहाँ पर 55 नंबर का प्रश्न, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी सही होगा, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। फिर यहाँ बहुत आसान प्रश्न है, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, प्राकृतिक गैसों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर पहला स्थान प्रायोरिटी। देखिए प्राकृतिक गैस की बात करें तो ये अलग, ये तो पेट्रोलियम के अंतर्गत ही आ जाती है। जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं तो उसी के साथ प्राकृतिक गैस भी निकलती है, तो इसलिए ऑप्शन सी हम लगाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक गैस इसी के अंतर्गत आ ही जाती है। फिर यहाँ पर भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं होगा, राज्य होगा। भारत में मैग्नीज का सबसे अग्रणी यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है।
उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ पर है 58 नंबर का प्रश्न, रबी की फसल किसके अंत में बोई जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो यहाँ पर अक्टूबर ऑप्शन में नहीं, इसलिए हम नवंबर लगा देंगे। ऑप्शन ए सही होगा। रबी की फसलों के अंतर्गत जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, राई, सरसों, ये सब रबी की फसलें हैं। तो ये सब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती हैं। खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल जैसे धान, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना नहीं है, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गन्ना, ये सब खरीफ की फसलें हैं। तो ये सब बोई जाती हैं जून जुलाई में, यानी ग्रीष्म ऋतु में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। फिर यहाँ पर 59 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? आपको बताना है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी अरब सागर में ना गिर के ये पश्चिम से पूरब में गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। जबकि ये नर्मदा, साबरमती, ताप्ती, माही, लूनी, ये सब कहाँ पर गिरती हैं? ये सब गिरती हैं अरब सागर में। 60 नंबर का प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट। मान लीजिए ये भारत है अपना, ये भारत है, तो इसका दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट। और उत्तरतम 37 डिग्री 6 मिनट। ये आप याद रखना, ये इसका अक्षांश विस्तार है भारत का। फिर यहाँ पर है, बालुका स्तूप के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पवन। पवनों के द्वारा रेगिस्तानी इलाके में बालका स्तूप का निर्माण हो जाता है। बालका स्तूप का निर्माण हो जाता है, ऐसे ऐसे बालू इकट्ठा हो जाता है हवाओं के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 62 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल। मैंने आपको कई बार बताया है क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्षोभ मंडल में आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब इसी मंडल में हो जाता है। फिर पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? आपको बताना है इसमें से पूर्ववर्ती नदियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, सतलज। सतलज पूर्ववर्ती नदी हैं। अब पूर्ववर्ती नदी किसको बोलते हैं ये समझ लीजिए। देखिए, पूर्ववर्ती नदियाँ वो हैं जिनका निर्माण, यानी जिन नदियों का निर्माण हिमालय के निर्मित होने से पहले ही हो गया था। यानी कि सतलज हो गई, सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, कोसी हो गई, ये सब ऐसी नदियाँ हैं जिनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो गया था। और ये सब नदियाँ गार्ज बनाती हैं, गार्ज खाई बनाती हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के बाद भारत को, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पृथ्वी के जो सबसे बाह्य परत होता है उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी के बाह्यतम परत को क्या बोलते हैं? तो क्रस्ट बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा, क्रस्ट। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। फिर 65 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारा गर्म जल धारा है? तो यहाँ पर क्यूरोसियो की जो धारा है ये गर्म जल धारा है, जबकि लेब्राडोर, कनारी, क्यूराइल, ये सब ठंडी जल धाराएँ हैं। तो जलधाराओं से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसको याद रखिए। क्यूरोसियो की धारा गर्म जलधारा है, जबकि लेब्राडोर, कनारी, क्यूराइल, ये सब ठंडी जलधाराएँ हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी नदी गंगा में बाईं ओर से मिलती है? तो कोसी नदी। कोसी, जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं, इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, कोसी नदी, ये गंगा में बाईं ओर से मिलती है। फिर यहाँ पर 67 नंबर का प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता किसके कारण होती है? बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता जल का अंतःस्रवण के कारण होती है, यानी कि नदी के जल का अंतःस्रवण होता रहता है। अंतःस्रवण क्या है समझ लीजिए। देखिए, ये मान लीजिए बंगाल की खाड़ी है, सॉरी इधर हम कर लेते हैं, ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से नदियाँ आती हैं, इसमें मिलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, सब नदियाँ इसमें आकर अपना जल गिराती हैं और अपने साथ में बहुत ज़्यादा लवणीय पदार्थ लाती हैं। लवणीय मतलब जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं दूषित जल होता है। तो जब वो जल इसमें मिल जाता है तो इस समुद्र की या फिर इस सागर की लवणता बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर है 68 नंबर का प्रश्न, सर्दी में किस रबी फसल की बुआई की जाती है? तो गेहूं की बुआई की जाती है। ऑप्शन
ए सही हो जाएगा गेहूँ, ये रबी की फसल है, मैंने आपको बताया था। बाकी ज्वार, बाजरा, धान, ककड़ी ये सब खरीफ की फसलें हैं। हालांकि ककड़ी जो है ये जायद की फसल है, जायद जो सब्जियां होती हैं ककड़ी होते हैं, ये जायद की फसलें होती हैं, जबकि ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गन्ना ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। फिर यहाँ पर है 69 नंबर का प्रश्न है, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, यहाँ बीच में भूमध्य रेखा होती है, 0 डिग्री अक्षांश इसको बोलते हैं। तो इसके समांतर जो भी रेखाएं होती हैं इसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं। 70 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या था? यानी एसटी का प्रतिशत कितना था? तो 18.61% इनका प्रतिशत था। 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन सबसे सस्ता साधन है? तो जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। क्यों जल परिवहन सस्ता क्यों है? क्योंकि इसमें सड़कों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। अब समुद्र में भाई सड़कें तो बनाई जाएंगी नहीं, ना रेल पटरियाँ बिछाई जाएंगी, तो आराम से समुद्र पर नाव बना करके हम तैरा सकते हैं, सामानों को इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे सस्ता परिवहन कहा जाता है, जबकि सबसे महंगा है वायु परिवहन। 72 नंबर का प्रश्न है, गोदावरी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। नासिक ज़िले में एक गांव है जिसको हम त्र्यंबक गांव बोलते हैं, त्र्यंबक, तो वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। फिर यहाँ पर 73 नंबर का प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है स्वेज नहर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ देती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर 168 किलोमीटर लंबी है और लगभग 60 मीटर इसकी चौड़ाई है। फिर यहाँ पर 74 नंबर का प्रश्न है, मेघालय का पठार ये किसका विस्तार है? मेघालय का जो पठार है किसका विस्तार है, यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है मेघालय का पठार। फिर यहाँ पर 75 नंबर का आपका प्रश्न है, CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं क्यों? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। डी मतलब ए और सी दोनों सही है। तो देख लेते हैं ए में क्या है और सी में क्या है। देखिए CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है, सही बात है। सी वाला देखिए, यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है, ये भी सही है, चूँकि रोक लेती है इसलिए ठहरी रहती है। तो ए और सी सही है यहाँ, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही होगा। 76 नंबर का प्रश्न है, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, समतापी रेखा। समतापी रेखा ऑप्शन ए सही होगा। फिर यहाँ पर 77 नंबर का प्रश्न है, हिमालय पर्वत और उसकी नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कथन क्या है। देखिए पहला है, हिमालय पर्वत युवा है, कमज़ोर है और अपने भूगर्भिक संरचना में लोचशील है। बिल्कुल सही बात है, अभी छोटा सा है, मतलब छोटा कहने का मतलब यंग पर्वत है, आप कह सकते हैं युवा पर्वत है, अभी इसका निर्माण हो रहा है एक प्रकार से। और कमज़ोर भी है क्योंकि नदियाँ इसको काट देती हैं बीच से। हिमालय पर्वत को तेज़ बहती नदियों ने काट छाँट दिया है जो युवावस्था में। बिल्कुल दोनों कथन सही हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं। 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है। तो देखिए कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, लेकिन जो सुवर्ण रेखा नदी है ये इसकी सहायक नदी नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोहित, दिबांग, सेसरी ये सब भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। फिर यहाँ पर है 79 नंबर का प्रश्न, भारत में फसल ऋतु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला देखिए, खरीफ
ऋतु जून से सितंबर तक होती, बिल्कुल सही है। रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती, ये भी सही है। डी देखिए, जायद ऋतु अप्रैल से जून तक होती, ये भी सही, यानी कि ए, बी और डी सही है। अब सी देखिए, सी वाला ऑप्शन देखिए, उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की जाती है, बिल्कुल गलत, ये गलत है। और वही आपसे पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो ये गलत है। अब भाई जो गेहूं की फसल होती है ये तो रबी की फसल है, तो ये रबी ऋतु में की जाएगी। फिर यहाँ पर है 80 नंबर का प्रश्न, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में, इसको आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लें कि भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो मैंने बताया था सोवियत संघ या फिर रूस आप बोल सकते हैं। कब की गई थी? 1955 में। फिर यहाँ पर 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि सेल का उदाहरण है? कौन सा औषधि सेल का उदाहरण है? तो यहाँ पर सेल, ये एक प्रकार की चट्टान है, ये औषधि चट्टान है। सेल देखिए, सेल नहीं है, ये सेल है। बाकी ये जो स्लेट और संगमरमर है ये सब रूपांतरित हैं, और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। और सेल कैसा है? औषधि। चट्टानें तीन ही प्रकार की होती हैं, औषधि, आग्नेय और रूपांतरित। तो ये दोनों तो रूपांतरित हैं, सी वाला आग्नेय है और डी वाला है औषधि। फिर यहाँ पर 82 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश एक प्रकार की घाटी होती है, तो यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। ये क्या है? भ्रंश का मतलब जब दो पर्वत, जब प्लेटें विपरीत दिशा में टूटती हैं। एक प्लेट है और मान लीजिए आधा इधर टूट कर चली गई, आधा इधर चली गई, आधा इधर आधा इधर, तो बीच में जो भ्रंश बन जाता है वही है यहाँ पर। डी आपका ऑप्शन सही होगा। गैब्रेन क्या है? एक भ्रंश यानी घाटी है, भ्रंश घाटी आप जिसको बोल सकते हैं। 83 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं, यानी कि पूछ रहा है आपसे कौन सा गर्म मरुस्थल नहीं है? तो देखिए, अटाकामा ये एक गर्म मरुस्थल है, कालाहारी ये भी गर्म मरुस्थल है, अरबिया ये भी गर्म मरुस्थल है, लेकिन जो गोबी मरुस्थल है, ये जो गोबी मरुस्थल है ऑप्शन सी, ये एक ठंडा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल इसको बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस ओर होती है? तो ऑप्शन बी इसका याद रखिए, सूर्य के विपरीत दिशा की ओर। सूर्य के विपरीत दिशा की ओर इसकी पूंछ होती है। फिर यहाँ पर है 85 नंबर का प्रश्न, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपका 30 सेकंड लूँगा इसको समझाने में। तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? देखिए, पहले समझ लीजिए, वायुमंडल पाया जाता है, उसमें कितने मंडल होते हैं हमारे वायुमंडल में? 5 होते हैं। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा जो होता है बहिर्मंडल होता है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, 1 मंडल, 2 मंडल, 3 मंडल, 4 मंडल, 5 मंडल, ये है मान लीजिए। तो सामान्यतः क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ऊंचाई यानी कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ताप घटता जाता है, तापक्रम घटता जाता है। लेकिन एक मंडल इसमें है, ये देखिए चौथा मंडल। चौथा मंडल कौन सा है? आयन मंडल, सॉरी, हाँ आयन मंडल है, चौथा मंडल आयन मंडल। तो यहाँ पर जब पहुँचता है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापक्रम भी बढ़ता है। मतलब सामान्यतः मैंने बताया कि जैसे तापक्रम बढ़ता है तो ऊंचाई घटती है, ऊंचाई बढ़ेगी तो तापक्रम घटेगा। सामान्यतः ये होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यानी ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो तापक्रम घटता जाएगा। लेकिन जब चौथे मंडल में पहुंचते हैं इस वाले में, तो यहाँ पर ऊंचाई भी बढ़ती है और तापक्रम भी बढ़ता है। तो इसी चीज़ को यानी कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम का बढ़ना तापक्रम विलोमता कहलाता है। और ये सिर्फ आयन मंडल में होता है कि ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। किस मंडल में? आयन मंडल में, इसलिए हम इसको ताप मंडल भी कहते हैं। फिर यहाँ पर है सिपकीला दर्रा कहाँ है? 86 नंबर का प्रश्न। तो हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन डी आपका सही होगा, हिमाचल प्रदेश में।
फिर यहाँ पर है 87 नंबर का प्रश्न, रिहंद परियोजना किससे संबंधित है? तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बनी है और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर से संबंधित है। मतलब देखिए ये नदी है मान लीजिए, तो यहाँ पर डैम बना दिया गया जिसको हम लोग रिहंद डैम कहते हैं, और इसके पीछे एक सागर का निर्माण हो जाता है। जब पानी ठहर जाता है तो एक सागर का निर्माण हो जाता है जिसको हम लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं। ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। फिर 88 नंबर का प्रश्न है, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ बनाता है। सबसे लंबी सीमा भारत की किस देश के साथ बनती है? तो बांग्लादेश के साथ। लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा भारत बनाता है बांग्लादेश के साथ, सबसे लंबी सीमा। फिर यहाँ पर देखिए 89 नंबर का प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्य में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं। पूर्वी भारत में इन्हें किस नाम से जाने जाते हैं? तो इनको हम लोग जानते हैं नॉर्वेस्टर के नाम से। पूर्वी भारत में इनको हम लोग नॉर्वेस्टर कहते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल और असम में तीव्र हवाएं चलती हैं, ये आर्द्रता युक्त होती हैं। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? 90 नंबर का प्रश्न है। तो हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। यहाँ पर मैंने स्टार नहीं लगाया, लेकिन मूसी नदी आप जान लीजिए। फिर यहाँ पर है अगला प्रश्न आपका, कोयला एक उदाहरण है। तो कोयला अवसादी शैल का उदाहरण है, इसको आप जाने रहिए, अवसादी शैल का। फिर यहाँ पर 92 नंबर का प्रश्न है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। आपको बताना है वे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह ही नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? 93 नंबर का प्रश्न है। तो ये अरब सागर में स्थित है। अगर आपसे ये पूछ ले कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। फिर यहाँ देखिए एक अच्छा प्रश्न है 94 नंबर का, पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, जम्मू कश्मीर। पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना, भी इसका निर्माण हो ही रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर ये है देखिए इनमें से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? तो गेहूं एक रोपड़ फसल नहीं है। गेहूं कैसी फसल है? ये खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न खाने वाली। जबकि चाय, कहवा, रबड़ ये सब बागानी फसलें हैं। बागानी फसलों को हम लोग रोपड़ फसल भी कहते हैं, जबकि गेहूं खाद्यान्न फसल है। 96 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखिए वैसे तो ऑप्शन ए होगा, आप सभी को पता चल गया होगा, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए डी वाला देखिए सबसे पहले, मेघालय भारत का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है। अनानास सबसे ज़्यादा मेघालय में होते हैं, बिल्कुल सही है। सी वाला देखिए, मूंगफली गुजरात की खरीफ की फसल है, बिल्कुल सही है। मूंगफली, मूंग ये सब खरीफ की फसल हैं। फिर देखिए कॉफ़ी कर्नाटक की प्रमुख फसल है, यहाँ पर प्रमुख होगा, ये भी सही है। अब यहाँ पर ए देखिए ये गलत है, इसमें कह रहा है चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है, ये गलत है। चावल उड़ीसा की खाद्यान्न फसल है, वाणिज्यिक फसल नहीं है। अब आप कहेंगे सर पंजाब और हरियाणा की तो वाणिज्यिक फसल है। हाँ बिल्कुल सही, चावल पंजाब और हरियाणा में वाणिज्यिक फसल मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इनका व्यापार किया जाता है। मतलब खाने की जो आवश्यकता है वो तो पूरी होती है, साथ ही साथ व्यापार भी किया जाता है। लेकिन उड़ीसा में ये सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न फसलें हैं, इनका व्यापार नहीं किया जाता है। 97 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही होगा, NH44, नेशनल हाईवे 44। ये कन्याकुमारी से कहाँ तक है? यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। 98 नंबर का प्रश्न है, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 20 का सही होगा। 99 यानी कि आपका जो 99 नंबर का प्रश्न है, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी। पेनगंगा, वेनगंगा ये सब सहायक हैं गोदावरी नदी की। लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सही होगा, गुजरात का।
तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए भूगोल में। इसके पहले मैंने हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब अगला हमारा रहेगा पॉलिटी का 100 क्वेश्चन, उसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।